सुनी लिया हेडलाइंस में कि किस तरह बिजली की तरसील सिंध के मुताबिक शहरों में मुतासिर हुई है। ट्रांसमिशन लाइन रात 12 बजे से अब तो घंटों 14 घंटे होने वाले हैं तकरीबन बाज़ इलाकों में जहां बिजली नहीं आ रही है। आप में से बहुत लोगों की हमें मैसेजेस भी आ रहे थे रिगार्डिंग दैट। वी विल टॉक अबाउट दैट इन लेटर इन डिटेल। लेकिन अभी एक बड़ी अजीबोगरीब ऐसी खबरें जब आती हैं तो हम समझ ना जाते हैं कि किस तरह इनको रोका जा सकता है और क्या किया जा सकता है। कराची में हालात से तंग आए एक शख्स ने 2 बेटों, एक बेटी और बीवी को पहले कत्ल किया, फिर खुद को भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और इस वाक़े ने हकीकत में सबको हिलाकर ही रख दिया है। बट वी डू वांट टू डिस्कस दिस। ये अफसोसनाक वाक़या 22 जनवरी को कराची एयरपोर्ट के करीब मलीर के एक फ्लैट में पेश आया। पता चला है कि ये शख्स काफ़ी अरसे से बेरोज़गार और शदीद माली परेशानियों का शिकार था। माशी और समाजी माहिरीन आमतौर पर खुदकुशी के बढ़ते रुझान की वजह महंगाई और माशी मसाइल को करार देते हैं, मगर बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं। देखा गया है कि खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम जो है वो उठाने वाले अफराद शदीद ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और अफसरदगी के शिकार होते हैं और ये बाकायदा मर्ज़ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि ये एक मर्ज़ है जिसका इलाज भी होता है। मतलब आपने कितने ही लोग देखे हैं जो कि एफ्लुएंट होते हैं, मालदार होते हैं, फिर भी खुदकुशी कर लेते हैं। yes. और खैर एक गुर्बत भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लोगों को कैसे इस मरज़ के बारे में मज़ीद आगाही दी जा सकती है। जहनी अमराज की हम बात कर रहे हैं, डिप्रेशन के बारे में बताया जा सकता है और सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हाँ जी गुर्बत बहुत थी इसलिए खुदकुशी कर ली। उसकी अंडरलाइन कंडीशंस भी देखने की ज़रूरत है क्योंकि अमीर लोग भी खुदकुशियाँ करते हैं। बड़ी आपने अच्छी पॉइंट आउट ज़रूर किया क्योंकि दिस इज माहिर नफ्सियात आयशा सनोबर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। यही बात से स्टार्ट करते हैं। आयशा सनोबर साहिबा, सबसे पहले तो ये बता दें खुदकुशी के रीजंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि जो बड़े एफ्लुएंट रिच लोग होते हैं वो भी तंग आ जाते हैं हालात से कभी कभार और खुदकुशी कर लेते हैं। तो इट कैन नॉट जस्ट बी इकोनॉमिकल, माशी सिर्फ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही आपने बात की कि अक्सर होता ये है कि जब भी कोई सुसाइड का केस आता है सरफेस पे, तो उससे एग्जैक्टली थोड़ी पहले जो इवेंट होता है हम उसको एसोसिएट करते हैं कॉज से, सुसाइड के इफेक्ट कि कोई बेरोजगारी हुई या कोई जॉब नहीं मिली या लेट्स से कोई रिलेशनशिप में कोई मसला हुआ, लाइक कोई भी इस किस्म की जो रीसेंट एक इवेंट होता है हम उससे एसोसिएट कर लेते हैं। लेकिन जब भी हम सुसाइड की बात करते हैं उसमें हम 3 फैक्टर्स देखते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जो कि क्या चीज़ है जो आपको उस चीज़ की तरफ प्रीडिस्पोज करती है, आपको एक वल्नरेबल करती है। दूसरी एक चीज़ होती है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर और परपेचुएटिंग फैक्टर। हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर होता यह है कि क्या चीज़ इमीडिएटली हुई है जिसने आपने उस चीज़ को ट्रिगर किया, राइट। सो हम सिर्फ उस फैक्टर को देख रहे होते हैं। सुसाइड इज एन आउटकम ऑफ अ डिजीज। अगर हम इस चीज को समझ जाए ना तो हमारे लिए आसान हो जाए चीजों को देखना। लेकिन हमने बड़े देखा है इस तरह आयशा साहिबा के हैप्पी लोग, फुल ऑफ लाइफ लोग, काम शाम भी चल रहा होता है, सारी चीज़ें चल रही होती है, लगता नहीं है कि कोई और डिजीज़ टाइप चीज़ होगी। मतलब एकदम से जब पता चलता है कि जी इन्होंने खुदकुशी कर ली है तो इट कम्स एज अ शॉक टू मैनी पीपल अराउंड देम। हाउ कम कोई बातें हिडन रह जाती हैं? ये किस तरह है कि किसी को ना पता चले कि देयर वाज समथिंग ट्रबलिंग दीज पीपल? नो एब्सोल्युटली। सो वहाँ यही होता है कि जब हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करते हैं या हम नफ्सियात बीमारी की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक सर्टेन स्टीरियोटाइप आ जाता है कि वो इस किस्म के होंगे तो तभी ही वो जस्टिफाइबल होगी डायग्नोसिस, राइट। व्हेन आई यूज्ड टू टीच आई ऑफन यूज्ड टू गिव दिस एग्जांपल कि डिप्रेशन में अगर बुक में देखें तो बुक में तो यही लिखा होता है कि आप काम नहीं कर सकते, काम पे नहीं आ सकते, बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि लोग काम पे आते हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है वो टाई पहन के आते थे काम पे या कोई लाइनर लगा के आती थी काम पे, तो वो डिप्रेशन में
वो चीजें नहीं होंगी, काम पे वो स्टिल आएंगे। तो हर किसी की मैनिफेस्टेशन डिप्रेशन की डिफरेंट होती है, राइट। सो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अगर दिख रहे हैं, आई मीन अगर हम इसकी वजह से बात करें तो ये जो मशहूर एक शो था पीकी ब्लाइंडर्स, उसकी जो एक्ट्रेस थी उनको कैंसर था, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कैंसर की। अगर हम उसकी एनालॉजी लें तो बिल्कुल भी नहीं पता था द वे शी काइंड ऑफ पुट अप विद her disease. So उसी तरीके से क्लिनिकल डिप्रेशन में there is a lot of masking, right? और अच्छा, इस इंसिडेंट में आयशा एक और काम हुआ है कि उसने अपने पहले बच्चों को, बीवी को मारा है, तो वो तो कत्ल के जुर्म में आ गया। वो कत्ल के जुर्म, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर कोई डिप्रेशन, ये नहीं मुझे समझ आती बात कि मतलब आप डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, वो तो आप डिप्रेस्ड हैं, आप अपनी जान ले रहे हैं, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द 4 लोगों को क्यों मार रहे हैं? कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अगर तो बहुत मौशी हालात भी हो तो फिर भी लोगों के बच्चे पल जाते हैं और मेहनत करके कुछ बन भी जाते हैं। देखें, अब इसमें ना जब सुसाइड की हम बात करते हैं तो क्लिनिकल डिप्रेशन एक डिजीज है। दूसरा, लॉट ऑफ टाइम्स डिप्रेशन बहुत सिवियर जब हो जाता है तो उसमें साइकोसिस भी फिर आ जाता है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन विद साइकोसिस, उसमें ब्रेन और आपका थॉट प्रोसेस इतना ज्यादा मडल हो जाता है कि यू इन अ वे आर डूइंग अ फेवर अपने चाहने वालों के लिए। तो अगर हम उस थॉट प्रोसेस को देखें तो वो इतने ज्यादा मायूस हो चुके होते हैं कि वो उनकी नजर में ये एक फेवर है जो वो अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं ताकि वो इस सफरिंग में ना रहें। राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं हो रही है, जस्टिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। मैं आपको जो है वो थॉट प्रोसेस की इनसाइट देना चाह रही हूँ। नाउ दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड। There is absolutely no way कि हम इस चीज को as a reason बना के this needs to be treated। आयशा, आपने कहा है ट्रीटमेंट तो तब होगी जब खुद को एहसास होगा कि there is something wrong। अगर खुद की डिप्रेशन को लगे कि भाई चूंकि आई डोंट हैव अ जॉब, आई डोंट हैव द मनी टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, सो लेट्स किल माई सेल्फ एंड देम ऑल्सो, ये एक चले जाते हैं। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ सुसाइड्स जहाँ खुदकुशी तक बात आ जाती है, लेकिन अपने आप का इलाज कराना, वो एहसास नहीं होता उन लोगों में कि देयर इज समथिंग ट्रीटेबल इन अस। या ये वो हमेशा कभी आप कह भी दें कि आपको यू शुड सीक सम हेल्प, तो फिर ऑफेंड हो जाते हैं लोग, नाराज होते हैं। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हो। जो इस चीज को ना हम अपने असेसमेंट में कहते हैं इनसाइट, राइट। अब के इनसाइट है कि नहीं है। अब उस इनसाइट के भी ना 6 एक लेवल्स होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि मुझे कोई मसला है। अगर मुझे पता है कोई मसला है तो वो मसला क्यों है वो, और अगर जिस भी वजह से वो मसला है मुझे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इनसाइट बिल्डिंग का। अगर इतनी देखें वो आप इतनी ज्यादा सिवियर सिचुएशन आ गई है ना कि डिप्रेशन ऐसे कोई ओवरनाइट साइकोसिस तक नहीं चला जाएगा ना। सो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगा। सो अर्ली आप कैच करो आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो। और दूसरा ये कि हम अगर कोई खांस रहा है या कोई किसी कंटिन्यूसली लेट्स से ब्लीडिंग कहीं आप देख रहे हो अपने चाहने वाले की, तो आप क्या ये वेट करोगे? सही। ऑलराइट, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। बस बेसिकली आयशा सनोबर साहिबा ये हमें बता रही हैं कि आप सिम्टम्स, आप अलामात, निशानियां तलाश करें बेसिकली, जिसे कहते हैं ना, आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं। यू नो, ऑब्जर्व लिटिल थिंग्स। जैसे अगर कोई और कंगी करके ऑफिस आता था और अब सर झाड़ मुंह पहाड़ आ जाता है, या फिर आपके बच्चे हैं जो कि पहले सोशल होते थे और अब अपने आप को बिल्कुल बंद और अलहदा अकेले रखना शुरू कर दिया, अकेले ही खाना खाते हैं, दे डोंट वांट टू मिंगल। मतलब ये छोटी छोटी अलामात हैं। इंटरवेंशन, जो कि अभी आयशा सनोबर साहिबा से हम बात करना ही चाह रहे थे, इंटरवेंशन इज़ द की। अगर इंसान खुद डिनाइल में है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, या फिर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी लेकिन ये ट्रीटेबल नहीं है, कुछ नहीं इसका हो सकता, तो इर्द गिर्द के उनके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, जो लव्ड वंस हैं, दे नीड टू, उनको इंटरवेंशन करनी है, उनको कन्विंस करके कहीं ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है, किसी डॉक्टर को दिखाना है, साइकाइट्रिस्ट को दिखाना है। अगर मेडिकेशन है तो वो शुरू करवानी है, लेकिन इसमें सपोर्ट जो सिस्टम होता है
दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि खुद अकेला बंदा होगा या अकेला एक यूनिट होगा, एक छोटी सी फैमिली होगी जो हमने कराची में देख लिया है, तो वो तो सरबराह होगा, और अगर वो ही मेंटल उसका शिकार है तो दैट्स व्हाट ही विल डू, किल द रेस्ट ऑफ द फैमिली एंड किल योरसेल्फ एज वेल। लेकिन अगर ज़रा बड़ा सर्कल होगा कुछ तो लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चेंजेस क्या हैं। सो इंटरवेंशन आई थिंक इज़ द ओनली थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। वी आर ट्राइंग टू गेट बैक इन कनेक्शन विद आयशा सनोवर साहिबा, अगर हुआ तो वापस आ जाएंगे। आई एम श्योर कि हमारे यहाँ लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑल्सो लुक अराउंड फॉर पीपल, बी मोर इंटरेस्टेड, लेट्स जस्ट से। और अगर आपके बड़े ही करीबी दोस्त हैं और अगर आप जानते हैं कि ये इस तरह नहीं थे और कुछ हो रहा है तो प्रोब करें, क्योंकि आपका राइट है, आप दोस्त हैं ना, दोस्ती में तो आप ज़रा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। और ये भी आजकल की दुनिया में है कि भाई ईच टू हिज ओन, जिसका जो काम है वो अपने काम से मतलब रखे और किसी को गुस्सा नहीं चाहिए अगले के काम में, लेकिन कुछ सिम्टम्स आर वेरी ऑब्वियस। और सपोर्ट करें, मतलब ज़रूरी नहीं है आप पैसे ही दें, आप किसी का रोज़गार दिलवाने के लिए कोई कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आपके कनेक्शंस हों, उसके ना हों, कहीं भी नौकरी छोटी मोटी लग सकती है। अगर आपको लगता है एक और फैक्टर भी होता है, अब्दुल्ला इज अ कॉम्बो, इट्स नॉट जस्ट कि आज ही नौकरी छूट गई तो कल हमने एक और भी होता है, एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड भी है। नशा जो होता है ना, उसके भी आदी होते हैं, एडिक्शन, दैट इज वन थिंग एज वेल। उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी भी ऐसे नशे का, जैसे कि आइस से जो एडिक्टेड होते हैं, एक एक्सट्रीम चीज वो है, एक एक्सट्रीम चीज है, उनमें टेंडेंसीज जो हैं, कुछ मुतज़ाद ऐसी इत्तलात आ रही हैं ना मुख्तलिफ वाक़यात को रिलेट करिए, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं उसके अंदर बहुत सुसाइडल टेंडेंसीज हैं। सो आप उसमें लोगों को रिहैबिलिटेशन तक पहुंचाएं, उसमें तो आपको ज़बरदस्ती पहुंचाना पड़ेगा। और अब आपको पता है ना, हेल्पलाइंस हैं, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, क्लिनिक्स, जहां आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, खुद अपने आप को एडमिट करवा सकते हैं। द की इज कि आप समझ जाएं इस बात। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। यू नीड हेल्प। चीज़ें क्यों तोड़ रहे हैं आप? सॉरी, अच्छा सही। देखिए, मेरे दोस्त है ना, तो मैं इनको मदद करने की कोशिश करूँ कि अब्दुल्ला प्लीज ऐसी चीज़ें ना तोड़ें। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन मनाया जा रहा है, और इस साल का मौजू क्या है हुमा? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही आपको बता दें कि वफाकी वजारत तालीम के इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की यूनेस्को के ताबन से बनाई गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद जो है वो सरप्राइज बढ़ गई है, बढ़कर 2,62,00,000 हो चुकी है। कैन यू इमेजिन के लाखों करोड़ों बच्चे छोटे और स्कूल ना जा रहे हो? मतलब ये तो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर ऑलरेडी लगता है कहीं का। आप ये सुन भी ले तो हमारे यहाँ ये हो रहा है। रिपोर्ट 2021 और 2022 के डेटा पर तैयार की गई है, जिसके मुताबिक पंजाब में 1,11,00,000, सिंध में 76 लाख 76 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख, बलोचिस्तान में 31 लाख, इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे अब भी स्कूल जाने से महरूम हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल जाने की उम्र के 39% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा 65% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हायर सेकेंडरी सतह पर 62% बच्चे, मैट्रिक सतह पर 40%, मिडिल सतह पर 30% और प्राइमरी सतह पर 36% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमतें तालीम और सेहत पर कितना ही पैसा खर्च करती हैं। एवरीबडी नोस दैट। ये प्रायोरिटीज नहीं है। जो पैसे खर्च होते हैं इसमें 90% तनख्वाहों और खिदमात पर लग जाते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर। पाकिस्तान को दुनिया से तालीम की मद में इमदाद भी मिलती है और अच्छी खासी मिलती है, लेकिन सिस्टम हमारा करप्ट है, इसे निचली सतह तक नहीं पहुँचने देता। बाय द वे, कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है ना, वो पीपल हु डू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो कि लार्ज चंक है हमारे मुल्क की, कोई ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे भी बहुत हैं और पढ़ाई में बिलीव भी करते हैं, लेकिन कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है जब ये फिगर सामने आए कि करोड़ों बच्चे ऐसे, मतलब छोड़ दें सब कुछ, बलूचिस्तान मतलब सब कुछ छोड़ दें, इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते, इस्लामाबाद जैसी जगह पे, छोटी सी जगह। तो व्हाट वी डोंट फील कि इम्पॉर्टेंट इनफ है, हुकूमती तवज्जो नहीं दे रही तो चलो हम क्यों दें। सो मच ऑफ आवर बजट, आवर नेशनल बजट नीड्स टू गो ओनली एंड सोली इन एजुकेशन सेक्टर, जो कि बिल्कुल नहीं जा रही। और दिहाइयाँ गुजर गई हैं, ये बात अभी तक हम ये समझ नहीं पाए। इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए सरगर्म ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शहजाद रॉय। शहजाद, पाकिस्तान में तालीम का हाल सर ख़राब है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन
ये सामने आना कि स्कूल जाने की उम्र के लाखों नहीं करोड़ों बच्चे एक्चुअली स्कूल नहीं जाते हैं, थोड़ा सा हमें अंदाज़ा था, लेकिन करोड़ों की तादाद है, ये शायद सबके लिए एक धचका है। 2 करोड़ 60 लाख टू बी प्रिसाइज। आपके लिए सरप्राइज था या आपको इदराक था? मेरे लिए तो सरप्राइज नहीं है, मैं इतने अरसे से इस एजुकेशन रिफॉर्म्स में हम काम कर रहे हैं, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे फिक्र ही नहीं, वो तो मेरा गाना था कि मुझे फिक्र ही नहीं है मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र है कि ऐसे ही ना चलता रहे। सो इसी तरह से ये बात है कि मुझे फिक्र है उन बच्चों की जो 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो मुल्क नहीं जा रहे, मुझे फिक्र है उन बच्चों की जो स्कूल नहीं जा रहे, बट मुझे ज्यादा फिक्र है उन बच्चों की जो स्कूल जा रहे हैं। वो 10 साल लगाते हैं, उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं होती, सवाल पूछने की सलाहियत डेवलप नहीं होती। और आप सोचिए 10 साल माँ बाप अपने बच्चों को इन स्कूल में भेजते हैं, 10 साल बाद जब वो निकलते हैं तो ना वो अपनी जबान में खत नहीं लिख पा रहे होते। सो इस सिस्टम के अंदर अगर आप ये 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को डालेंगे, वो दोबारा ड्रॉप आउट कर जाएंगे। तो पहले तो इस सिस्टम को फिक्स करने की जरूरत है, जो कि हम जिंदगी ट्रस्ट के तहत और दूरबीन के तहत कर रहे हैं। और हमने ना सिर्फ फातिमा जना और खातून पाकिस्तान की शक्ल में और दूरबीन की शक्ल में मॉडल्स डेवलप कर लिए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, बल्कि पूरी मुल्क की पॉलिसी इंपैक्ट हो रही है आज सिर्फ इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से। आप उठा के देखें, टीचर्स की इवैल्यूएशन रिपोर्ट से लेकर कार्डर से लेकर लाइसेंस से लेकर इतनी सारी चीजों में कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो मैं समझता हूँ पहले इस सिस्टम को ठीक किए बगैर आप कभी भी इन बच्चों को इसमें डालेंगे वो दोबारा ड्रॉप आउट हो जाएंगे। फिर ये समझने की जरूरत है कि ड्रॉप आउट क्यों होता है, और बहुत सारे रीजंस है कि अगर ये बच्चे पढ़ भी रहे होंगे तो भी वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन हमारे एक पिरामिड बनता है स्कूल्स का कि सबसे पहले नीचे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, उसके ऊपर अगर बच्चे प्राइमरी स्कूल जा रहे हैं, जैसे ही वो सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं ये पिरामिड बन जाता है और स्कूल्स कम हो जाते हैं, तो अचानक से ड्रॉप आउट होता है। तो ये एक नेचुरल ड्रॉप आउट है। तो वी नीड सेकेंडरी स्कूल जो 6ठी जमात के बाद हो, बहुत सारे चाहिए अभी हमें। और उसके बाद फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो एक नेचुरल पिरामिड बनता है सारी दुनिया के अंदर कि कम बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा पाते हैं। हमारे यहाँ सेकेंडरी स्कूल से शुरू हो जाता है ये, जो कि 6ठी जमात होती है। ओके, बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया, बट समथिंग नीड्स टू चेंज। शहजाद, अब एक राय ये सामने आती रही है कि इलाकाई और मादरी ज़बानों में बुनियादी तालीम दी जाए तो इससे स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद जो है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा और तालीम के मयार पर भी। वो आप कह रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, मतलब सवाल तक नहीं बच्चे पूछ सकते, 10 जमातें पढ़ के निकलते हैं और फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर ये बदलाव आए तो क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतर चेंज आ सकता है, बेहतरी आ सकती है? जी, मेरे इत्तेफाक करने या ना करने से क्या होगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है दुनिया में कि जो बच्चा अपने इलाके घर में ज़बान बोलता है उसी में सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली स्कूलिंग में उसको उसी ज़बान में किताबें मिलनी चाहिए जो कि थॉट प्रोवोकिंग हो। पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे मुल्क में जो हमारी नेशनल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है उर्दू, जो कि सब नहीं बोल पाते, उसी के अंदर हमारे पास थॉट प्रोवोकिंग अच्छी किताबें नहीं है, सारी रोट लर्निंग पे बेस्ड है, रटने वाली हैं। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट उर्दू में भी नहीं होती। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो वो सपोज करें सिंधी बोलता है या पश्तो बोलता है, तो वो जब स्कूल जाता है तो उसको फिर उर्दू बोलनी पड़ती है। अर्ली जमात में आगे तो सिखा सकते हैं, तो उर्दू बोलनी पड़ती है। फिर जब वो स्कूल पास करके कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसको अंग्रेजी में खत लिखना पड़ता है। इतनी सारी जबानों में हमें उलझाया हुआ है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हमेशा अपनी जबान में होती है, फिर बच्चा सीखना शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता और लैंग्वेजेस पिक करना शुरू करता है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई चीज नहीं होती, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा उस बच्चे की। अगर आप अंग्रेजी का सब्जेक्ट भी सिखा रहे होंगे उसको, तो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन पश्तो होगी उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो सिर्फ पश्तो समझता है। अच्छा साथ, अब तालीम की सूरत हाल ठीक करने की उम्मीदें हमें हुकाम से होती हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन सीज़न में दर्जनों जलसे रोज़ाना होते हैं और पता चलता है कि किसी भी जमात के इंतखाबी मुहिम या एजेंडे में तालीम का मसला टॉप पर नहीं होता, क्योंकि मसला ही नहीं समझते ना उसको। ये डिसअपॉइंटमेंट आपको भी होती है देख कर? देखिए, हमने आप ही के एक जियो पर एक शो किया था चल पड़ा, जिसमें मैं हार्ली डेविडसन लेके पूरे मुल्क में जाता हूँ, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट पनिशमेंट का लॉ चेंज हुआ था 2012 में। उसमें हमने एक सर्वे किया था उस प्रोग्राम के शुरू में, और हमने लोगों से जाके पूछा कि पाकिस्तान के 4-5 मसले क्या है बताएं। तो हमने जाके पूछा कि जी पाकिस्तान के 4 बड़े मसले बताएं। तो उन्होंने कहा जी बिजली नहीं आती, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, टेररिज्म है, फोन छिन जाता है, ये होता है वो होता है। किसी ने एजुकेशन का नाम ही नहीं लिया।
हमने दोबारा जाके पूछा, अच्छा पाकिस्तान के 4 टॉप मसले बताएं जी। वो बिजली नहीं आती, जॉब नहीं मिलती, फलाना। हमने कहा एजुकेशन जी सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। इसका मतलब है हमें लोगों के मुंह में डालनी पड़ती है बात, कहते वो जरूर है लेकिन वो अपने कभी किसी से मांगते नहीं है पॉलिटिशियन से। लोग जब भी गांव में मैं देखता हूँ अगर कोई जाके कहता है नौकरी दिला दो, मेरी भैंस चोरी होगी उसको ये कर लो, इलाज करवा दो, ये मसले हैं पॉपुलेशन, एजुकेशन, इस पर बात ही नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर डेवलप नहीं होता हमारी आवाम की तरफ से, इसी वजह से हमारे पॉलिटिशियंस भी कहीं इसमें कोताही करते हैं। बट एक बात समझने की जरूरत है, कहते हैं कि एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बात याद रखें कि जाहलियत जो है ना वो उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत शुक्रिया शहजाद रॉय, बड़ी अच्छी आपने बात की है। देखिए एजुकेशन का मतलब ही ये है कि इट्स अबाउट गिविंग योर सेल्फ अ चांस। ज़िंदगी है, मुश्किलात हैं, एंड यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू कम इन लाइफ। हर लोग की अपनी किस्मत होती है। एजुकेशन से एटलीस्ट आपने अपने आप को इक्विप किया हुआ है। सर्दियों में कहीं बाहर जाते हैं तो कोई मोटी जैकेट पहनेंगे ना, कोई हुडी के साथ, कोई सर कवर्ड होगा। अपने आप को आप चांस दे रहे हैं कि आपको जो भी इर्द गिर्द मौसम होगा उससे आप बचे रहेंगे। तो एजुकेशन भी वही चीज़ है कि अपने आप को इक्विप करें, अपने आप को चांस दें कि आप कुछ, वो आपका हथियार भी है, सब कुछ ही है, सब कुछ है। ये शहजाद की बात बड़ी गहरी है, अगर कोई गौर करे कि ये सुना होगा भाई कैसे भेजें अच्छे स्कूल में, बड़ी महंगी चीज़ है, लेकिन जहालत उससे ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। अच्छा, माहिर नफ्सियात आयशा सनोबर से हम बात कर रहे थे, उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया। फाइनली आपसे यही बात कर लेते हैं। अच्छा एक कनेक्शन बन गया एक एजुकेशन के साथ। आयशा, व्हेन यू आर, वैसे तो हम दोबारा से कहते हैं सुसाइड हमने हर तबके में देखी है, एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड, लेकिन वो जो इंटरवेंशन की हम बात कर रहे थे, रिकग्नाइजिंग द साइंस कि कोई डिप्रेशन में है, क्लिनिकल डिप्रेशन में, और लिटरली सुसाइड तक बात जा सकती है, तो अपने आप को बेहतर है कि उस माहौल में अपने आप को ज़रा थोड़ा सा तो रखा जाए जहाँ कोई पढ़ाई लिखाई, कोई गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट सिस्टम जो आपको ज़रा बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं, कि यहाँ तक बात ना आए कि आप अपनी फैमिली को भी कत्ल कर रहे हैं और ख़ुद भी सुसाइड कर रहे हैं। बट अगर हम इस इंटरवेंशन की सिर्फ अगर बात करें तो हम सारा ओनस इंडिविजुअल पे डाल रहे हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है। जब भी हम देखें, सुसाइड इज अ कॉम्प्लेक्स पब्लिक हेल्थ इशू, उसमें इंडिविजुअल की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्विसेज को अवेल करे, और उसके साथ साथ उसका इकोसिस्टम, उसकी फैमिली, उसकी एनवायरनमेंट, और स्पेशली अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये डिजीज़ हो सकती है कि जिसमें आपको इनसाइट भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि लेट्स से आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसमें फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, राइट। अगेन देखें, अगर हम डिजीज़ मॉडल को जहन में रखें ना, बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, डिप्रेशन या साइकोसिस, तो उसमें पढ़ाई का आपका लेवल, आपकी इन्वायरमेंटल जो एक वो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल असरअंदाज होते हैं, पर फिर वो एक लिमिटेड ही हो जाते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेजर हम इस चीज़ में मिस कर रहे हैं वो है जेनेटिक्स, राइट। सो आपकी चाहे एनवायरनमेंट जितनी भी हेल्पफुल हो, सपोर्टिव हो, बट अगर आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं टू डेवलप आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। बहुत शुक्रिया आपका आयशा सनोबर साहिबा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। आपकी इन इशूज़ के बारे में कोई राय हो तो प्लीज़ हमें एक्स पर @GeoPakistan हमारा हैंडल है, या @अब्दुल्ला सुल्तान @हुमामीशा, किसी पे भी आप लिखते हैं हम तक बात पहुँच जाएगी।